हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज हम लोग MSO 002 रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का एक वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछले 10 साल के पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं और इनके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको करके ही जाने हैं। इस वीडियो में पहले हम 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं और अगर आपको अनदर वीडियो चाहिए होगी, इस पे रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं अनदर वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। पहला है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल रिसर्च। देखो, मीनिंग इसका सिंपल है कि सोशल रिसर्च का मतलब एक होता है कि सोसाइटी को साइंटिफिक तरीके से समझना। इसमें हम जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल रिलेशनशिप्स हैं, उन चीज़ों के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं उनका, और फिर एक लॉजिकल कंक्लूजन पे आते हैं। यानी कि इसमें हम अपना कॉमन सेंस नहीं यूज़ करते, हवा में बातें नहीं करते। हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर अपना एक उस पर कंक्लूजन देते हैं। ओके, तो ये सारा जो भी सोशल रिसर्च होता है, ये सब कुछ बेस्ड होता है आपके फैक्ट्स, एविडेंस और साइंटिफिक मेथड्स पे। ओके, ये हो गई इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग। आपको सीए मॉसर की यहाँ पे दे रखी है डेफिनेशन, आपको ये आनी चाहिए। पेपर में बहुत बार अगर आप ऐसे लिख कर आओगे डेफिनेशन किसी सोशियोलॉजिस्ट की, तो एक बेटर इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। ओके, मैं आपको सोशल रिसर्च से रिलेटेड अगर कुछ कीवर्ड्स दूँ तो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है, इसमें साइंटिफिक मेथड्स यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एम्पेरिकल वेरिफिकेशन। ओके, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एक तरह बनाने के लिए हम सोशल रिसर्च करते हैं। ओके, अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको समझाऊं तो देखो, पहला ऑब्जेक्टिव होता है नई नॉलेज डिस्कवर करना। दुनिया चेंज हो रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये हमें नई नॉलेज गेन करने में हेल्प करता है। या फिर एग्जिस्टिंग नॉलेज को वेरीफाई करने में कि जो चीज़ें बोली गई हैं क्या वो सही है या नहीं। ओके, कोई भी सोशल फिनोमिना एक्सप्लेन करने के लिए, सोशल फिनोमिना जैसे कि कास्ट, क्लास, जेंडर, इन चीज़ों को और एक्सप्लेन करने के लिए डीप में, इसलिए सोशल ट्रेंड प्रिडिक्ट करने के लिए, यानी कि फ्यूचर में क्या होगा उसके प्रिडिक्शन के लिए हेल्प करता है, जैसे कि प्लानिंग या पॉलिसी मेकिंग में। ओके, नई थ्योरीज डेवलप करने में भी हेल्प करता है, और कोई भी प्रॉब्लम जो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके साइंटिफिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए भी सोशल रिसर्च हेल्प करता है। ओके, अब हम देख लेते हैं इसका सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब है इसका इंपॉर्टेंस क्या है सोशल रिसर्च का। सोशल रिसर्च देखो, सोसाइटी की कॉम्प्लेक्स रियलिटी को समझने में हेल्प करता है हमें। ठीक है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं समझ आती, जो हिडन होती हैं, उन चीज़ों को बेटर समझने में हेल्प करता है। पॉलिसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हमने अभी पढ़ा, न्यू थ्योरीज डेवलप कर कर। सोशल रिफॉर्म एंड चेंज में हेल्प करता है, यानी कि हम रिसर्च के बेसिस पे नए नए लॉज, नए नए चेंजेस ला सकते हैं सोसाइटी के अंदर। अकेडमिक इंपॉर्टेंस बहुत है सोशियोलॉजी को एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाने के लिए। ऑब्जेक्टिविटी एंड साइंटिफिक अप्रोच, सोशियोलॉजी को एक तरह सबके सब्जेक्टिव ओपिनियंस को हम लोग ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन देते हैं। लोगों के एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका कंक्लूजन एक ही निकालने के लिए हमें हेल्प करता है सोशल रिसर्च। ओके, सोशल रिसर्च का कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज मैंने आपको बताया अभी, ग्लोबलाइजेशन आ गया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो इससे नए नए इश्यूज भी आ रहे हैं, जैसे कि अर्बनाइजेशन, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन सबको सॉल्व करने के लिए, बिकॉज ये सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज हैं, इन सबको सॉल्व करने के लिए सोशल रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको कंक्लूजन में ये लिखना है कि सोशल रिसर्च सोसाइटी को साइंटिफिक तरीके से समझने का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, जो नॉलेज, पॉलिसी और सोशल चेंज में हेल्प करता है। ओके, कोई भी क्वेश्चन आए, आपका पेपर सोशल रिसर्च पे बेस्ड है, तो आपको मीनिंग तो सब में लिखना है। ये इंट्रोडक्शन में मीनिंग तो लिख कर आना ही है सोशल रिसर्च का। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो, सोशल रिसर्च का मीनिंग जरूर लिखोगे पहले। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ना, रिसर्च एक रैंडम प्रोसेस नहीं होता कि कोई कहीं से भी इंफॉर्मेशन उठा के कुछ भी लिख दिया, नहीं। ये एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, और इसमें सबसे पहला स्टेप होता है हमें रिसर्च प्रॉब्लम जो है सिलेक्ट करनी होती है।
ओके, ये करनी बहुत ज़रूरी है बिकॉज इसी से आपकी एक्यूरेसी आएगी, रिलायबिलिटी आएगी. तो इट इज़ लाइक अ सीरीज ऑफ रिलेटेड, इंटर रिलेटेड स्टेप्स जो पर्टिकुलरली हमें प्लान करने होते हैं, एग्जीक्यूट करने होते हैं, और फिर जाकर हमारा एक पर्टिकुलर कंक्लूजन आता है. ओके, अगर हम स्टेप्स देखें तो आपको ये स्टेप्स सारे वन बाय वन, एक के बाद एक याद रहने चाहिए. बिल्कुल. पहला स्टेप है रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना, यानी कि हमें ऐसी प्रॉब्लम उठानी है, हमें रिसर्च गैप ढूंढना है. कोई चीज़ के बारे में लिखा हुआ ऑलरेडी, उसमें क्या नई चीज़ प्रेजेंट, वो होता है रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करना. ओके, रिसर्च प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, सोशली रेलेवेंट होनी चाहिए, रिसर्चेबल होनी चाहिए, और ये फीसेबल होनी चाहिए, यानी कि उसमें टाइम और रिसोर्सेज लिमिटेड ही लग रहे हो. ओके, नेक्स्ट आता है रिव्यू लिटरेचर, यानी कि जिसमें रिसर्चर देखता है कि पहले क्या काम हो चुका है और कहाँ पे गैप है. ओके, यानी कि अगर तुम कोई टॉपिक उठाते हो तो तुम उसके बारे में पहले जितनी भी बुक्स, जर्नल, रिसर्च रिपोर्ट्स हैं वो सब पढ़ोगे. उसके बाद देखोगे कहाँ पे गैप है, क्या चीज़ पहले से नहीं पढ़ी हुई, और ताकि डुप्लीकेशन ना हो तो इसलिए तुम रिव्यू करोगे लिटरेचर को. ओके, फिर आता है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ये बताते हैं कि स्टडी का एम क्या है, तुम कर किस ले रहे हो रिसर्च, क्या तुम्हें मिलेगा ये रिसर्च करके. तुम्हारे ऑब्जेक्टिव जो है वो काफ़ी क्लियर होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, ऐसा नहीं हवा में तीर मार देना, और डायरेक्टली रिलेट करने चाहिए प्रॉब्लम से. ओके, फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जो वेरिएबल्स के बीच एक टेंटेटिव रिलेशनशिप दिखाता है. टेंटेटिव अजम्पशन होती है ये. हम लोग दो वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि फ़ोन का यूसेज और पढ़ाई. तो ये दोनों कैसे रिलेट कर रहे हैं. अगर मैं बोल रही हूँ कि फ़ोन का यूसेज ज़्यादा करने से हम लोग पढ़ाई कम करते हैं, तो एक तरह मैंने एक टेंटेटिव अजम्पशन ले लिया, रिलेशनशिप दिखा के दो चीज़ों के. अब मुझे प्रूव करनी है, यही मेरी रिसर्च होगी. ओके, हाइपोथेसिस हमें किस चीज़ में हेल्प करता है कि कैसे डेटा कलेक्ट करना है, रिलेशनशिप को कैसे टेस्ट करना है, और क्या हमारा स्टडी का फोकस रहेगा. ओके, नेक्स्ट आ जाता है रिसर्च डिज़ाइन. ये डिसाइड होता है कि रिसर्च कैसे कंडक्ट होगी. ओके, क्या हम मेथड लगाएंगे, बहुत टाइप के रिसर्च डिज़ाइन होते हैं, ये सारे मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो में. ओके, आप वहाँ से पढ़ सकते हो. तो हमारा रिसर्च डिज़ाइन में ये सब होता है कि कैसे हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे, क्या एनालिसिस होगा, कैसे हम लोग पॉपुलेशन में से सैंपल चूज़ करेंगे, ये सब. ओके, फिर आता है सिलेक्शन ऑफ सैंपल, यानी कि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम उसमें से छोटा सा एक सैंपल उठाते हैं कि ये ग्रुप ऑफ पीपल पे हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, इसके भी दो तरीके होते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी. ये दोनों मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में. नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा कलेक्शन का मेथड, यानी कि हम प्राइमरी डेटा लेंगे खुद जाकर, या फिर सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करेंगे बुक्स वगैरह या फिर थीसिस वगैरह से पुराने. ओके, काफ़ी सारे मेथड्स हैं डेटा कलेक्शन के. हमने इंटरव्यू भी पढ़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में, क्वेश्चनेयर भी, ऑब्जर्वेशन भी, केस स्टडी भी, सर्वे भी. मैं बता दूं इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो ऐसी हैं कुछ, और ये मैं ऑलरेडी जो है डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे. वीडियो का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, दोनों वीडियो ज़रूर देख लेना. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा 8th स्टेप, यानी कि प्रोसेस एंड एनालिसिस करना. हम डेटा को प्रोसेस करेंगे, एडिट करेंगे, इसमें क्लासिफिकेशन करेंगे. फिर आता है इंटरप्रेट करना, हम समझेंगे डेटा कि हमें इससे क्या समझ आया, क्या रिलेशनशिप बैठ रहा है, ये सब. और फिर हम लास्ट आता है रिपोर्ट राइटिंग, जिसमें हम लोग पूरी रिसर्च जो है सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करेंगे. ओके, रिपोर्ट का मेथड, रिपोर्ट का जो वो होता है एक सीरीज, वो ऐसे रहती है कि पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, फिर मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग, एनालिसिस, कंक्लूजन एंड सजेशंस. ओके, तो ये हो गया. इंपॉर्टेंस इसका दे रखा है यहाँ पर कि हमें इंपॉर्टेंस क्या है रिसर्च प्रोसेस की. एक तो साइंटिफिक एक्यूरेसी, यानी कि हम पूरे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, हमारी रिसर्च आगे जाके रिलायबल रहे, कोई भी रेप्लिकेट कर सकता है उसे. ऑब्जेक्टिविटी हो, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो वो फुलफिल हो रहे हो. ओके, तो अगर कंक्लूजन लिखना होगा तो कंक्लूजन में तुम लिखोगे रिसर्च प्रोसेस रिसर्च को साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव और रिलायबल बनाता है, और बायस और एरर से बचा के रखता है. ओके, ये होगा क्वेश्चन 2. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 3 नाउ. क्वेश्चन 3 इज व्हाट इज अ रिसर्च प्रॉब्लम, डिस्कस द सोर्सेज एंड फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम. तो देखो,
रिसर्च प्रोसेस की फाउंडेशन होता है रिसर्च प्रॉब्लम। पहले तुम रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढोगे ना कि मुझे किस चीज़ पे पढ़ना है, मुझे क्या चीज़ है जो वेरीफाई करनी है, क्या चीज़ है जिस पे मैं नॉलेज गेन करना चाहता हूँ या दुनिया को बताना चाहता हूँ, तो वो होता है रिसर्च प्रॉब्लम। ओके। रिसर्च प्रॉब्लम एक स्पेसिफिक इशू या फिर एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कॉमन सेंस से आंसर नहीं हो सकता और जिसके लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन चाहिए होता है। ओके। यहाँ पे आर एस वुडवर्थ की तुम्हें दे रखी है डेफिनेशन, ये प्लीज पढ़ लेना, लिखाना पेपर में। इनके अकॉर्डिंग रिसर्च प्रॉब्लम एक ऐसी सिचुएशन होती है जो रिसर्चर को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए चैलेंज करती है। ओके। तभी इसका नाम रिसर्च प्रॉब्लम है। एक रिसर्च प्रॉब्लम बहुत क्लियर होनी चाहिए, रिसर्चेबल होनी चाहिए, सोसाइटी में बहुत रेलेवेंट होनी चाहिए, यानी कि सोसाइटी की प्रॉब्लम से रिलेट करनी होनी चाहिए, और फीसेबल होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा टाइम और पैसा नहीं लगना चाहिए इसमें। ओके। नेचर कैसा होता है इसका, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि एक जनरल टॉपिक नहीं होता, इसमें हम बहुत पर्टिकुलर चीज़ डिफाइन करते हैं। जैसे कि मेरा टॉपिक पॉवर्टी नहीं हो सकता, मेरा टॉपिक होगा कि इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन अर्बन पॉवर्टी अमंग माइग्रेंट वाइवर्स। ये देखो, हमें ना, जैसे मैं पॉवर्टी पढ़ रही हूँ तो मैं पॉवर्टी में ऐसा इतना लंबी चीज़ सिर्फ ये नहीं डाल दूंगी कि मैं पॉवर्टी पे रिसर्च कर रही हूँ, नहीं। हमें उसका इम्पैक्ट कैसे लोगों पे हो रहा है, कौन से एक पर्टिकुलर ग्रुप पे हो रहा है, वो बताना होगा। क्योंकि पॉवर्टी तो बहुत वाइड टॉपिक हो जाएगा ना, ऐसे उस पर रिसर्च करना ईजी नहीं है, इसलिए एक बहुत पर्टिकुलर टॉपिक होता है। ओके। अब हम देखते हैं सोर्सेज क्या क्या होते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के। रिसर्च प्रॉब्लम के सोसाइटी के रियल इश्यूज से आते हैं, जैसे कि जो भी इश्यूज चल रहे हैं सोसाइटी में, कास्ट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब। या फिर रिव्यू करके लिटरेचर का, हमने पुरानी चीज़ें पढ़ी, उससे हमें पता लगा कि क्या रिसर्च प्रॉब्लम होना चाहिए। या फिर हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से हमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखा और उससे देखा कि नहीं, ये चीज़ जो है स्टडी होनी चाहिए। या फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जो अभी के लिए सोशोलॉजिकल थ्योरीज हैं सोसाइटी में, उनको फर्दर टेस्ट करने के लिए हम लोग जो है रिसर्च प्रॉब्लम लिखते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बेटर करने के लिए, एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्ट करने के लिए, यानी कि टीचर्स वगैरह रिसर्चर के साथ कोई नया चीज़ ढूंढने के लिए, या फिर मीडिया एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज के बेसिस पे होता है। ओके। फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम, देखो, फॉर्मुलेशन का मतलब होता है ब्रॉड टॉपिक को एक क्लियर और रिसर्चेबल क्वेश्चन में कन्वर्ट करना। यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ब्रॉड टॉपिक हो सकती है, पॉवर्टी हो गया, कास्ट हो गया, क्लास हो गया, ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है। हम इनको एक छोटे से क्लियर और रिसर्चेबल चीज़ में फॉर्मुलेट करते हैं पहले, ठीक है। और इसमें टॉपिक नैरो किया जाता है, यानी कि टॉपिक जो है छोटा किया जाता है, और वेरिएबल डिफाइन करे जाते हैं कॉज इफेक्ट के लिए, और इसकी फिर फीसेबिलिटी चेक करी जाती है कि क्या इसमें पैसा और टाइम ज़्यादा तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा। ओके। सबसे पहले देखो, स्टेप्स में आता है ब्रॉड एरिया, तुम देखते हो कि मेरे को पॉवर्टी पे करना है, कास्ट पे करना है, क्लास पे करना है। फिर तुम नैरो करते हो उस टॉपिक को, उसमें से छोटी चीज़ ढूंढते हो ताकि तुम एक पर्टिकुलर ग्रुप पे कर पाओ। उसका लिटरेचर जो है रिव्यू करते हो, वेरिएबल डिफाइन करते हो कॉज इफेक्ट के लिए, रिसर्च क्वेश्चन बनाते हो, और फिर उसकी फीसेबिलिटी चेक करते हो। ओके। ये कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं गुड रिसर्च प्रॉब्लम की, कि बहुत क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, सोशली रेलेवेंट होना चाहिए, उसमें पैसे और रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। ओके। इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे दे रखा है, एक्स्ट्रा पढ़ लेना। कंक्लूजन में तुम यही लिखोगे कि अगर रिसर्च प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन नहीं है तो पूरी रिसर्च आपकी वीक हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, दैट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस, डिस्कस इट्स टाइप्स एंड फंक्शंस इन सोशल रिसर्च। देखो, मैंने ऑलरेडी ना हाइपोथेसिस का टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में पढ़ा दिया है, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, शॉर्ट में समझा देती हूँ। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप प्रिडिक्ट करता है। ओके। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था फ़ोन यूसेज और पढ़ाई का, तो ये दो वेरिएबल है, इनके बीच का रिलेशनशिप जो है हम एक स्टेटमेंट में लिख देते हैं, जिसे हम बाद में टेस्ट करते हैं। ओके। यहाँ पे एक आपको डेफिनेशन दे रखी है गुड एंड हैड की, या आप पढ़ लेना प्लीज, क्योंकि एग्जाम में आ सकती है। इनके अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस एक ऐसा प्रोपोजिशन होता है जो टेस्ट किया जा सकता है, जिसपे हम सोशल रिसर्च कर सकते हैं। ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दे रखे हैं गुड हाइपोथेसिस के, क्लियर होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए। ओके। टाइप्स इसके दे रखे हैं, टाइप्स मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो में, बट यहाँ पे फिर से बता दूँ, सिंपल हाइपोथेसिस एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल को रिलेट करता है,
ठीक है, मतलब एक इंडिपेंडेंट जो एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट है और एक ऐसा जो किसी पे नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे इंक्रीज इन एजुकेशन लीड्स टू हायर सोशल मोबिलिटी। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल क्लियर दे रखे हैं। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस मल्टीपल वेरिएबल को इन्वॉल्व करता है, जैसे कि एजुकेशन, इनकम, ऑक्यूपेशन सारे। नल हाइपोथेसिस रिलेशनशिप को डिनाई करता है, यानी कि अगर मैं फोन और पढ़ाई के टाइम में देख रही हूँ और अगर उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं आता तो वो नल हाइपोथेसिस हो गया, लेकिन अगर रिलेशनशिप आता है तो वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस रिलेशनशिप की डायरेक्शन बताता है और नॉन डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करता। वर्किंग हाइपोथेसिस रिसर्च के दौरान गाइड होता है, यानी कि मैंने हाइपोथेसिस नहीं लिखा, मैं रिसर्च करना शुरू कर दूंगी और फिर रिसर्च करते करते एक हाइपोथेसिस बनाऊंगी। ओके, तो वो हो गया आपका वर्किंग हाइपोथेसिस। अगर हम कुछ फंक्शंस देखें हाइपोथेसिस के, तो यहाँ पे क्लियरली दे रखे हैं, पर मैं आपको थोड़े बहुत बता देती हूँ। देखो, सिंपल है। हाइपोथेसिस एक तो डायरेक्शन देता है कि कैसे हमें रिसर्च करनी है, कैसा डेटा कलेक्ट करना है। ओके, बाद में उसे टेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। ओके, हमारे एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में भी हेल्प करता है, कंक्लूजन्स बनाने में हेल्प करता है, और हमारी एक साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करता है। हमें हेल्प करता है कि हमें कैसे जो है साइंटिफिकली डेटा कलेक्ट करना है। ओके, इजी है ये क्वेश्चन, तो इसको करके आना अगर पेपर में है। स्कोरिंग भी है ये वाला। ओके, यहाँ पे रोल दे रखा है हाइपोथेसिस का। क्या होता है, देखो हाइपोथेसिस का रोल यही होता है, एक तो आपको नैरो डाउन करने में हेल्प करता है टॉपिक, ठीक है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बनाने में। इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, देखो समटाइम्स ये होता है कि हाइपोथेसिस इतना पर्टिकुलर होता है कि हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते, नए इंसाइट्स नहीं डाल पाते, इसलिए हाइपोथेसिस बहुत सोच समझ के लेना होता है। ओके, कंक्लूजन में सिर्फ यही लिखना है कि हाइपोथेसिस थ्योरी और रिसर्च के बीच एक ब्रिज बनाने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइंस। मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो में ये भी समझा दिया था, बट मैं शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। रिसर्च डिजाइन रिसर्च का ब्लूप्रिंट होता है जो बताता है कि डेटा कैसे कलेक्ट और एनालाइज होगा। ओके, यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है कैरलिंगर की, वो पढ़ लेना। इनके अकॉर्डिंग रिसर्च डिजाइन एक प्लान और स्ट्रक्चर होता है जो रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में हमें हेल्प करता है, जो हमने रिसर्च क्वेश्चन बनाया था। ओके, देखो टाइप्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने समझा रखे हैं, बट मैं फिर से बताती हूँ। एक्सप्लोरेटरी डिजाइन तब यूज होता है जब प्रॉब्लम जो है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि मैंने पावर्टी ले लिया और मुझे पता नहीं है मैं किस ग्रुप पे कर रही हूँ, किस कंट्री की पावर्टी कर रही हूँ। ओके, इसमें मेथड्स क्या यूज होते हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं, मेरिट्स, लिमिटेशन, ये सब पढ़ लेना, बट क्लियरली आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सप्लोरेटरी होता क्या है। जब हमारी प्रॉब्लम डिफाइंड नहीं होती तो हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्रिप्टिव, जब हमें सिर्फ सिचुएशन को डिस्क्राइब करना होता है। फिर आता है डायग्नोस्टिक, जिसमें हम कॉजेज आइडेंटिफाई करते हैं किसी चीज के पीछे। ओके, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करता है, और हिस्टोरिकल डिजाइन पास्ट इवेंट्स को स्टडी करता है। ओके, कंपैरेटिव रिसर्च डिजाइन सोसाइटी या ग्रुप्स को कंपेयर करता है, दो अलग कंट्रीज या फिर दो कोई भी अलग अलग सोसाइटीज। केस स्टडी डिजाइन एक सिंगल केस का बहुत डेप्थ में स्टडी करने के लिए होता है। ओके, कंक्लूजन में इसके यही लिखना है कि करेक्ट रिसर्च डिजाइन आपकी रिसर्च की क्वालिटी को डिसाइड करता है और रिजल्ट्स को बहुत वैलिड और रिलायबल बनाता है। ओके, इजी क्वेश्चंस थे, डिफिकल्ट नहीं थे। एक तरह आपका अच्छा खासा रिवीजन भी हो गया 5 क्वेश्चन करके। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना 2। ओके, क्या कमेंट करना है, नीचे आपको 2 लिखना है आपको कमेंट्स में। अगर आप 2 लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए और मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।